वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक ऐसा अदृश्य हिस्सा है जो हर वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी होता है। जब भी कोई इंसान किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसे सुंदर डिजाइन, शानदार तस्वीरें और बेहतरीन कंटेंट दिखता है। हाँ बिल्कुल। और उस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सुरक्षा तंत्र लगातार काम कर रहा होता है जो ये तय करता है कि सारा डेटा सुरक्षित रहे। सही कहा, और सही व्यक्ति को ही सही जानकारी मिले। आज की इस गहन चर्चा का विषय यही अदृश्य रक्षक है, यानी यूजर ऑथेंटिकेशन और मैनेजमेंट। और इसे गहराई से समझने के लिए जेंगो का लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक बेहद लोकप्रिय और शक्तिशाली पाइथन वेब फ्रेमवर्क है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे आधुनिक वेबसाइट्स यूजर के डेटा को किसी अभेद्य तिजोरी की तरह सुरक्षित रखती हैं और फिर भी एक्सेस को इतना आसान बनाती हैं कि किसी को कोई परेशानी महसूस ना हो। बिल्कुल। और इस तकनीकी जानकारी को इस तरह से डिकोड किया जाएगा कि ये बिल्कुल भी भारी या उबाऊ ना लगे। आज के मुख्य स्रोत हैं मास्टरिंग जेंगो ऑथेंटिकेशन एंड यूजर मैनेजमेंट नामक एक बेहद विस्तृत लेख, और साथ ही द मैकेनिक्स ऑफ डिजिटल असाइनमेंट एंगेजमेंट, असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक बहुत ही प्रासंगिक विचार। यहाँ जो बात सबसे खास है वो ये है कि ये सिर्फ कंप्यूटर पर कोड की कुछ लाइनें लिखने के बारे में मतलब बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? ये असल में डिजिटल दुनिया में यूजर का भरोसा जीतने और उस भरोसे को हर हाल में कायम रखने के बारे में है। जैसे जब असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसे डिजिटल एंगेजमेंट मॉडल की बात होती है, जहां यूजर्स को समय सीमा के भीतर तुरंत अपना काम पूरा करना होता है। हाँ, बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल। तो वो सिस्टम तभी सफल हो सकता है जब उसके पीछे का ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरी तरह से मजबूत और निर्बाध हो। अगर सिस्टम बार बार अटकेगा, लोड होने में समय लेगा या सुरक्षा में कोई चूक होगी तो सारा डिजिटल अनुभव खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है। इसलिए यह तकनीक असल में मानवीय मनोविज्ञान और उस भरोसे को तकनीकी रूप देने का एक सटीक तरीका है, जहां तकनीक अदृश्य रहकर अपना काम करती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरे सिस्टम की नींव रखने से। अगर कोई एक नई वेबसाइट बना रहा है तो उसे एक खाली जमीन पर एक मजबूत इमारत बनाने जैसा समझा जा सकता है। हाँ, सबसे पहले जमीन खरीदनी होती है, फिर नक्शा बनता है और फिर अलग अलग कमरे बनते हैं। इस वेब फ्रेमवर्क में भी ठीक ऐसा ही होता है। शुरुआत होती है टर्मिनल पर एक बहुत ही साधारण इंस्टॉलेशन कमांड से, जैसे पिप इंस्टॉल जेंगो। यह समझ लीजिए कि यह जमीन खरीदने और वहां कंस्ट्रक्शन का सामान गिराने जैसा है। एकदम सही तुलना है। इसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट का बुनियादी ढांचा तैयार करने की, जिसके लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड का इस्तेमाल होता है। इससे एक मास्टर नक्शा बन जाता है। और फिर यूजर मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमरा या डिपार्टमेंट बनाने के लिए एक और आसान निर्देश दिया जाता है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप यूजर्स। सही कहा। ये अलग डिपार्टमेंट उस इमारत का वो खास हिस्सा है जहां सुरक्षा गार्ड बैठेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे और सभी का रिकॉर्ड रखेंगे। ये जो मॉड्यूलर तरीका है ना, ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा का पूरा तंत्र मुख्य वेबसाइट के बाकी हिस्सों से अलग और सुरक्षित रहे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस फ्रेमवर्क के अंदर पहले से मौजूद यूजर क्रिएशन फॉर्म नाम की खूबी, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए होती है ना? बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन किसी भी वेबसाइट का पहला और सबसे अहम दरवाजा होता है। आमतौर पर अगर कोई डेवलपर शुरुआत से रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाए तो उसे बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। हाँ, उसे चेक करना होगा कि क्या पासवर्ड में कैपिटल लेटर है, क्या कोई नंबर है, क्या दोनों बार डाला गया पासवर्ड मैच कर रहा है, और ये भी कि क्या ये यूजर नेम डेटाबेस में पहले से मौजूद तो नहीं है। इन सब जटिलताओं को कोड करने में बहुत समय और मेहनत लगते हैं और मानवीय गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होती है। सच कहूं तो ये किसी भी डेवलपर के लिए सिरदर्द हो सकता है। लेकिन ये फ्रेमवर्क पहले से ही एक पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित फॉर्म देता है। ये फॉर्म पासवर्ड को सुरक्षित तरीके से हैश करने से लेकर सारी चेकिंग खुद कर लेता है। डेवलपर को बस इस फॉर्म को अपने सिस्टम में शामिल करना होता है और कुछ ही मिनटों में एक सुरक्षित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तैयार हो जाती है। ये तो समय की भारी बचत है। हाँ, और सुरक्षा की पक्की गारंटी भी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना रेडीमेड और आसानी से मिल रहा है तो क्या इससे डेवलपर्स के हाथ बंद नहीं जाते? क्या ये उनके लिए एक तरह से आलसी होने का बहाना नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मान लीजिए किसी वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन के समय यूजर से उसका फोन नंबर या उसकी उम्र भी चाहिए,
तो क्या ये वन साइज फिट्स ऑल यानी सब पर एक ही नियम लागू करने वाला डिफॉल्ट फॉर्म वहां फेल नहीं हो जाएगा? यहीं पर इस फ्रेमवर्क का असली डिजाइन समझ में आता है। ये डेवलपर्स को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें उन बुनियादी चीजों पर समय बर्बाद करने से बचाता है जिन्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बदलाव की गुंजाइश रहती है? बिल्कुल, कस्टमाइजेशन की पूरी आजादी होती है। डेवलपर को बस फॉर्म की सेटिंग्स में जाकर ये बताना होता है कि ईमेल या फोन नंबर को अनिवार्य फील्ड के रूप में सेट करना है। सिस्टम इस नई शर्त को अपना लेता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और जब कोई सफलतापूर्वक अकाउंट बना लेता है तो उसे एक अच्छा सा संदेश दिखाना भी जरूरी है। इसके लिए messages.success का एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, जिससे स्क्रीन पर अकाउंट सफलतापूर्वक बन गया है जैसा मैसेज आ जाता है। सही कहा। ये छोटी छोटी बातें ही एक बेहतरीन यूजर अनुभव की नींव रखती हैं। और जब इस फॉर्म को वेबसाइट के पन्ने पर जैसे register.html में दिखाने की बारी आती है, तो बिना बहुत सारा डिजाइन कोड लिखे बस फॉर्म को पैराग्राफ के रूप में दिखाने वाले एक छोटे से टैग का इस्तेमाल करके पूरा फॉर्म छप जाता है। हाँ, लेकिन उस पूरे रजिस्ट्रेशन पन्ने पर एक बहुत ही रहस्यमयी और अहम सुरक्षा कड़ी होती है। अच्छा, आप क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी या CSRF टोकन की बात कर रही हैं? ना, सुनने में ये बहुत ही तकनीकी और भारी शब्द लगता है। असल में ये क्या बला है? यह CSRF टोकन वास्तव में वेब सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार और अचूक हथियार है। इसे एक कहानी से समझते हैं। हाँ, जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में अपने अकाउंट में लॉगिन है। उसी समय वो किसी दूसरी वेबसाइट पर जाता है जहां एक हैकर ने एक जाली बटन छिपा कर रखा है। खतरनाक लग रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति उस बटन पर क्लिक करता है, वो जाली वेबसाइट बैंक को एक निर्देश भेजती है कि सारा पैसा हैकर के अकाउंट में डाल दिया जाए। बाप रे। चूंकि वो व्यक्ति पहले से बैंक में लॉगिन था, बैंक को लगेगा कि ये निर्देश उसी व्यक्ति ने दिया है। इंटरनेट की दुनिया में इसे ही क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी कहते हैं। ये तो सच में बहुत ही डरावनी स्थिति है। तो ये फ्रेमवर्क इस जाली निर्देश को कैसे रोकता है? यहीं पर वो टोकन काम आता है। जब भी वेबसाइट कोई फॉर्म दिखाती है, तो वो फॉर्म के साथ एक सीक्रेट कोड या एक तरह की वन टाइम डिजिटल मोहर भी लगाकर भेजती है। ये सीक्रेट कोड हैकर को नहीं पता होता। समझ गया। जब फॉर्म सबमिट होता है, तो सर्वर सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या ये वही सीक्रेट कोड है जो उसने भेजा था। अगर वो कोड फॉर्म में नहीं मिलता या गलत होता है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को तुरंत रद्द कर देता है। इससे ये पक्का होता है कि डेटा सच में उसी असली फॉर्म से आ रहा है जो सर्वर ने दिखाया था, ना कि किसी हैकर की बनाई हुई जाली वेबसाइट से। बिल्कुल। ये तो वाकई एक डिजिटल मोहर की तरह काम करता है जो हर बार बदलती रहती है। अब जब यूजर ने सुरक्षित तरीके से रजिस्टर कर लिया है, तो अगला कदम होता है सिस्टम के अंदर जाना, यानी लॉगिन करना। सही कहा। इस फ्रेमवर्क में लॉगिन के लिए भी पहले से तैयार लॉगिन व्यू मौजूद होता है। डेवलपर को बस ये बताना होता है कि लॉगिन का डिजाइन किस फाइल में है, और बस एक पूरी तरह से काम करने वाला सुरक्षित लॉगिन सिस्टम तैयार हो जाता है। लेकिन लॉगिन के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो ये समझना होगा कि लॉगिन सिर्फ अंदर आने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये पहचान का एकमात्र प्रमाण है। और पहचान के इस प्रमाण में सबसे नाजुक और कमजोर कड़ी होता है पासवर्ड। एकदम सही। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में पासवर्ड मैनेजमेंट और खासकर पासवर्ड भूल जाने पर उसे रीसेट करना सबसे मुश्किल और जोखिम भरे कामों में से एक माना जाता है। हाँ, अगर पासवर्ड रीसेट की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी खामी रह जाए, तो कोई भी किसी दूसरे का अकाउंट हैक कर सकता है। लेकिन इस फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर में इसे बहुत ही समझदारी और सुरक्षा के साथ संभाला गया है। इसके लिए पासवर्ड चेंज व्यू और पासवर्ड रीसेट व्यू जैसी पहले से तैयार व्यवस्थाएं हैं। ये कैसे काम करती हैं? जब कोई पासवर्ड भूल जाता है, तो ये सिस्टम सुरक्षित तरीके से एक यूनिक लिंक बनाता है, उसे ईमेल करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वो लिंक केवल एक ही बार और सिर्फ कुछ ही समय के लिए काम करे। और यहीं पर वो असाइनमेंट ऑन क्लिक मॉडल का असली महत्व और तनाव समझ में आता है। कल्पना कीजिए, रात के 11:55 हो रहे हैं। एक छात्र को 12 बजे तक अपना सबसे जरूरी असाइनमेंट सबमिट करना है, वरना उसके मार्क्स कट जाएंगे। वो घबराहट में लॉगिन करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि वो अपना पासवर्ड भूल गया है। उस समय उस छात्र के दिल की धड़कन कितनी तेज होगी। ऐसी स्थिति में अगर पासवर्ड रीसेट करने का सिस्टम धीमा है या उसे कोई जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़े जहां 10 मिनट लग जाएं, तो वो अपनी समय सीमा चूक जाएगा। वो सारा डिजिटल एंगेजमेंट भारी निराशा और गुस्से में बदल जाएगा। बिल्कुल।
एक सहज और बिना रुकावट वाला अनुभव तभी संभव है जब बैकएंड में लॉगिन और पासवर्ड मैनेजमेंट का ये पूरा सिस्टम बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल मक्खन की तरह काम कर रहा हो। एकदम सटीक विश्लेषण है। तकनीकी जटिलताओं को यूजर की नजरों से पूरी तरह छिपाकर रखना ही एक अच्छे सिस्टम की असली पहचान है। उस घबराए हुए छात्र को बस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, तुरंत अपनी ईमेल चेक करनी है, नया पासवर्ड डालना है और अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। पीछे चल रहे फ्रेमवर्क को वो सारा भारी भरकम काम संभालना होता है। जैसे सिक्योर टोकन बनाना, उससे वेरीफाई करना, पुराने पासवर्ड को निरस्त करना और नए को सुरक्षित तरीके से हैश करना। अगर यूजर को ये एहसास हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। बेहतरीन तकनीक हमेशा अदृश्य होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का मतलब है ये साबित करना कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बड़ा सवाल आता है, मुझे क्या करने की इजाजत है? इसे परमिशंस कहा जाता है। ये किसी भी वेबसाइट के बाउंसर की तरह है। किसी वीआईपी क्लब की तरह वेबसाइट में भी हर किसी को हर जगह जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ आम यूजर देख सकते हैं, हाँ। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एडिटर बदल सकते हैं और कुछ खास फीचर्स केवल एडमिन के लिए होते हैं। जी, और इस फ्रेमवर्क का परमिशन सिस्टम इस मामले में बहुत ही बारीक और शक्तिशाली है। इसमें ग्रुप्स बनाने की शानदार सुविधा होती है। उदाहरण के लिए एक न्यूज़ वेबसाइट पर रिपोर्टर और संपादक नाम के दो अलग-अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं। एक रिपोर्टर केवल अपना लेख लिख सकता है, लेकिन एक संपादक किसी भी लेख को पब्लिश या डिलीट कर सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत यूजर्स को भी उनके डेटाबेस मॉडल के स्तर पर खास परमिशन दी जा सकती है। इसे लागू करने का तरीका भी बहुत ही साफ सुथरा है। मॉडल के अंदर मेटा क्लास में ही नियम तय कर दिए जाते हैं कि कौन उस खास कंटेंट को पढ़ सकता है और कौन उसमें बदलाव कर सकता है। और इस बात को पक्का करने के लिए कि कोई बिना परमिशन के किसी सुरक्षित पेज के अंदर ना घुस जाए, ये फ्रेमवर्क डेकोरेटर्स का इस्तेमाल करता है। डेकोरेटर्स। हाँ, डेकोरेटर्स की कल्पना उन खास गार्ड्स की तरह की जा सकती है जो हर वीआईपी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर आईडी चेक करते हैं। डेवलपर अपने कोड में किसी भी पेज के ऊपर बस एक छोटा सा टैग लगा देता है, जैसे लॉगिन रिक्वायर्ड, जो ये सुनिश्चित करता है कि बिना लॉगिन किए कोई भी उस पेज को नहीं खोल सकता। और अगर वो लॉगिन है भी, तो एक दूसरा गार्ड, जैसे परमिशन रिक्वायर्ड डेकोरेटर, ये चेक करता है कि क्या उस व्यक्ति के पास उस खास कमरे में जाने का एक्सेस कार्ड है या नहीं। सही बात है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे कंप्यूटर विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, जिसे न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को या यहाँ तक कि किसी प्रोग्राम को अपना काम करने के लिए केवल उतनी ही अनुमति मिलनी चाहिए जितनी बिल्कुल जरूरी है, उससे एक रत्ती भी ज्यादा नहीं। बड़ी और सुरक्षित वेब एप्लीकेशंस में रोल्स का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक आम छात्र को गलती से भी अपने ग्रेड खुद बदलने का एक्सेस मिल जाए, तो पूरा सिस्टम ही मजाक बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। ये परमिशंस और डेकोरेटर्स इसी न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांत को बहुत ही सख्ती से लागू करने में मदद करते हैं, ताकि कोई भी अपनी सीमा न लांघ सके। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्रेमवर्क एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित बुनियादी ढांचा तो दे देता है, लेकिन हर वेबसाइट की अपनी एक अलग कहानी और अलग जरूरत होती है। क्या होगा अगर किसी प्रोजेक्ट की जरूरतें इस डिफॉल्ट सिस्टम से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल हों? स्रोत लेख के अंतिम भाग में कस्टमाइजेशन यानी सिस्टम को अपनी जरूरत के सांचे में ढालने पर बहुत अच्छी रोशनी डाली गई है। अगर डिफॉल्ट सिस्टम काफी नहीं है तो डेवलपर क्या कर सकता है? कस्टमाइजेशन वेब डेवलपमेंट का वो उच्च स्तर है जहां किसी फ्रेमवर्क की असली ताकत और लचीलेपन का पता चलता है। आज के समय में डिजिटल पहचान बहुत जटिल हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल में सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करने की जगह होती है। लेकिन किसी एप्लीकेशन को यूजर का पूरा प्रोफाइल, जैसे उसका लिंक्डइन URL, उसकी जन्मतिथि या उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए होती है। इसके लिए फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही कोर यूज़र मॉडल को एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र का इस्तेमाल करके पूरी तरह से बदलने की सुविधा होती है। डेवलपर एक नया मॉडल बना सकता है और मुख्य सेटिंग्स में जाकर पूरे सिस्टम को ये बता सकता है कि अब से डिफॉल्ट मॉडल की जगह इस नए कस्टम मॉडल का इस्तेमाल करना है। फ्रेमवर्क इसके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करता। और ये भी सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई भी लंबा चौड़ा फॉर्म भरकर रजिस्टर करना पसंद नहीं करता।
सबको बस एक क्लिक में सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन करने वाला बटन चाहिए। इसे सोशल ऑथेंटिकेशन कहते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसके लिए कई बेहतरीन थर्ड पार्टी पैकेजेस उपलब्ध हैं जो इस बेहद जटिल प्रक्रिया को डेवलपर्स के लिए बहुत आसान बना देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत आम जरूरत होती है ईमेल वेरिफिकेशन। जब कोई नया अकाउंट बनाता है तो ये जांचना कि वो ईमेल उसी का है बहुत जरूरी है। इसके लिए सिग्नल्स नाम की एक बहुत ही अनोखी तकनीक का जिक्र किया गया है। ये सिग्नल्स असल में क्या हैं और कैसे काम करते हैं? सिग्नल्स को किसी घटना के होने पर बजने वाले एक अलार्म की तरह समझा जा सकता है। जब कोई यूजर रजिस्टर करता है तो वेबसाइट को तुरंत अगला पेज दिखाना होता है ताकि यूजर को इंतजार ना करना पड़े। लेकिन उसी समय ईमेल भेजना एक धीमा काम है। यहीं पर सिग्नल्स काम आते हैं। जैसे ही डेटाबेस में नया यूजर सेव होता है, एक अदृश्य सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। ये सिग्नल बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम शुरू कर देता है और यूजर को वेरिफिकेशन ईमेल भेज देता है, जबकि मुख्य वेबसाइट यूजर के लिए बिना रुके चलती रहती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक डेवलपर के रूप में ये कैसे तय किया जाए कि कब फ्रेमवर्क के इनबिल्ट फीचर्स का इस्तेमाल करना है और कब खुद का कस्टम लॉजिक या मिडलवेयर लिखना है? मिडलवेयर को वेबसाइट और यूजर के बीच खड़े एक टोल बूथ की तरह समझा जा सकता है। हर रिक्वेस्ट को मुख्य एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले इस टोल बूथ से गुजरना पड़ता है। तो कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इनबिल्ट फीचर्स तब बेहतरीन होते हैं जब काम स्टैंडर्ड हो, लेकिन जब सुरक्षा की शर्तें बहुत ही अनोखी हों, मान लीजिए कि एक कॉर्पोरेट वेबसाइट है जो ये चाहती है कि कर्मचारी केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही लॉगिन कर सकें, या फिर केवल दफ्तर के वाईफाई नेटवर्क से ही एक्सेस कर सकें। बिल्कुल, तब डेवलपर को इनबिल्ट सीमाओं से बाहर निकलकर अपना खुद का मिडलवेयर लॉजिक लिखना पड़ता है। इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये शुरुआत करने के लिए एक पक्की सड़क देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डेवलपर्स को अपनी नई पगडंडी बनाने से रोकता भी नहीं है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये सफ़र बहुत ही शानदार रहा है। ये देखा गया कि कैसे एक खाली ढांचे से शुरुआत करके एक पूरी तरह से अत्यधिक सुरक्षित, परमिशन आधारित और कस्टमाइज होने वाला ऑथेंटिकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। ये किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए जो वेब डेवलपमेंट की परतों को समझना चाहता है, एक बेहतरीन शॉर्टकट है। ये समझने के लिए कि जो वेबसाइट्स रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, उनके पीछे की सुरक्षा दीवार कैसे ईंट दर ईंट चुनी जाती है, फॉर्म बनाने से लेकर जाली रिक्वेस्ट से बचाने वाले टोकन तक, और एक घबराए हुए छात्र के पासवर्ड को सुरक्षित रूप से बदलने से लेकर वेबसाइट के वीआईपी कमरों तक पहुंच तय करने तक, सब कुछ एक बेहद सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है। इस पूरी चर्चा का क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निष्कर्ष यही है कि ज्ञान तभी सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब उसे सही संदर्भ में समझा और लागू किया जाए। ये ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर यह साबित करता है कि मजबूत सुरक्षा का मतलब हमेशा शून्य से सब कुछ खुद लिखना नहीं होता। बेहतरीन डिजाइन और सही टूल्स का चुनाव बहुत जरूरी है, और न्यूनतम विशेषाधिकार जैसे सिद्धांतों का सख्ती से पालन करके जटिल से जटिल समस्याओं को भी बहुत ही सुंदरता से सुलझाया जा सकता है। अंततः ये तकनीक केवल डेटा की सुरक्षा नहीं कर रही है, बल्कि उस पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचा रही है जिस पर आज पूरी दुनिया निर्भर है। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार छोड़कर जाना दिलचस्प होगा जिस पर शायद बहुत कम बात होती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि फ्रेमवर्क आज ऑथेंटिकेशन को कितना आसान और स्वचालित बना रहे हैं। जी, लेकिन अगर सुरक्षा तंत्र इतने ही स्मार्ट होते जा रहे हैं तो भविष्य में इन पासवर्ड्स का ही क्या होगा? आज भी लोगों को अजीबोगरीब पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं जो भूल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या भविष्य में बायोमेट्रिक्स जैसे उंगलियों के निशान, चेहरे की पहचान या कोई पूरी तरह से पासवर्डलेस तकनीक आकर इन शानदार यूजर मॉडल्स को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगी? क्या आने वाले समय में वेब डेवलपमेंट में लॉगिन फॉर्म नाम की चीज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी? सच में तकनीक हमेशा बदलती रहती है और ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि सुरक्षा का ये अदृश्य ढांचा भविष्य में क्या नया और चौंकाने वाला रूप लेता है। इस गहरे ज्ञान के सफर में साथ जुड़ने और वेबसाइट्स की दुनिया के इन जटिल और अनदेखे हिस्सों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हर वेबसाइट के पीछे काम करने वाले इस रक्षक की एक स्पष्ट तस्वीर अब उभर कर सामने आ गई होगी। मिलते हैं ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में।